हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस पर। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में। क्लास 12 बायोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं और आज हम वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना ना तो आज का लेक्चर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों बायोलॉजी में आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिलाने का चांस और गारंटी मेरी है। बस आपको पढ़ते रहना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं आपको बायोलॉजी के वो सारे टॉपिक, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे इंपॉर्टेंट जो कुछ भी हो सकता है वो सारा कुछ हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने वाले हैं। साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश का भी ऑल सब्जेक्ट आपको मिलने वाला है। तो देखिए बच्चों पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि परागण की क्रिया क्या होती है। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए परागण क्या होता है, फिर आपको पढ़ना है परागण कितने प्रकार का होता है, कैसे होता है। तो बच्चों अगर आपने पढ़ा होगा परागण, आपने सुना होगा, एक परिभाषा आपने पढ़ी होगी, किसी भी पौधे के परागकण परागकोश से निकलकर, किसी भी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंच जाने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। ये तो क्रिया परागण हो गई। अब परागण परागकोश से निकल रहे हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, उनमें पहुंचने में कोई तरीका अपनाया गया होगा। हो सकता है वो स्वयं पहुंच गए हों और हो सकता है वो किसी के द्वारा पहुंचाए गए हों, यानी कि जिनको परपरागण कहते हैं। अब बात आती है स्वपरागण क्या होता है। जब किसी पुष्प के परागकण परागकोश के निकलकर स्वतः ही वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, फिर बात आती है परपरागण। परपरागण कई प्रकार का, वायु के द्वारा हो सकता है, जंतु के द्वारा हो सकता है, जल के द्वारा हो सकता है, कृत्रिम यानी कि मानव के द्वारा भी हो सकता है। तो अगर वायु परागण है तो वायु द्वारा होने वाले परागण को वायु परागण कहते हैं, जंतुओं द्वारा होने वाले परागण को जंतु परागण कहते हैं, जल के द्वारा होने वाले परागण को जल परागण और मानव के द्वारा कराए जाने वाले परागण को कृत्रिम परागण कहते हैं। बात आती है वायु परागण किसमें होता है। गेहूं और मक्का में ज्यादातर वायु के द्वारा परागण होता है। जल के द्वारा हाइड्रेला और सिरेटोफिलम जो होता है, इनमें जल के द्वारा परागण होता है। और कृत्रिम परागण हम कहीं में भी करा सकते हैं, किसी में भी करा सकते हैं। ठीक है, फिर आता है जंतु परागण। और जंतु परागण कई प्रकार का होता है, उसको मैं और डीप में पढ़ता हूं। बच्चों जंतु परागण उसको कीट के माध्यम से हो सकता है, वो पक्षी के माध्यम, घोंघा के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, गिलहरी और हाथी के द्वारा हो सकता है। फिर बात आती है हाथी द्वारा होने वाले परागण को हाथी परागण, जंतुओं द्वारा होने पक्षी द्वारा होने वाले परागण को पक्षी परागण, घोंघा द्वारा होने वाले परागण को घोंघा परागण, चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को चमगादड़ परागण और गिलहरी के द्वारा होने वाले को गिलहरी परागण और हाथी के द्वारा होने वाले परागण को हम हाथी परागण कहते हैं। लेकिन बात आती है किनमें होता है। तो बच्चों जो कीट परागण होता है मोस्टली इनसे ज्यादा पौधे बहुत सारे पौधों में होता है, लेकिन मोस्टली हम बात करते हैं साल्विया में कीट परागण होता है, मटर में और अंजीर में। ठीक है, दूसरे पक्षी द्वारा परागण जो बिग्नोनिया और सेमल में ज्यादातर होता है, जो एग्जाम्पल आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। घोंघा द्वारा परागण आपके जमीकंद में होता है, सर्पपाद में होता है। चमगादड़ द्वारा जो परागण होता है वो कदम्ब में होता है और कचनार में भी होता है। ठीक है, और जो गिलहरी होता है उसके द्वारा परागण आपका नहसुत होता है। और हाथी द्वारा जो परागण होता है वो जो रेफलेसिया होता है, बहुत बड़ा पुष्प है, उसमें हाथी के द्वारा परागण होता है। समझिए, तो आपको परागण के बारे में अच्छे से समझ लेना है। फिर अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, सहलग्नता के बारे में, यानी कि लिंकेज के बारे में। सहलग्नता क्या होती है बच्चों। सहलग्नता जो होती है इसकी खोज जो की थी वो टी.एच. मॉर्गन ने की थी। आपको याद रखना है सहलग्नता की खोज किसने की थी, टी.एच. मॉर्गन ने थी। कब की थी, 1910 ईस्वी में की थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सहलग्नता की खोज की थी इन्होंने। सहलग्नता का गुणसूत्रीय सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। ये दो प्रकार का होता है, पूर्ण सहलग्नता, अपूर्ण सहलग्नता, यानी कि कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होती है, जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स, जो गुणसूत्र होता है उस पर जो जीन्स उपस्थित होते हैं वंशागत के समय एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। जिस समय जेनेटिक्स वंशागत हो रही होती है, जीन विनिमय हो रहा होता है, उस समय वो एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं, तब इसे हम पूर्ण सहलग्नता कहते हैं। और जब क्या होते हैं, जब गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स वंशागत के समय एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब इसे हम अपूर्ण सहलग्नता कहते हैं। चीज को आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। इसको ध्यान से समझना। दोहरे निषेचन की खोज नवासी ने सन 1898 ईस्वी में लीलियम और फ्रिटलेरिया में की थी। याद रखना है, दोहरे निषेचन की खोज किसने की थी, नवासी ने थी। कब की थी, 1898 में। किस पर की थी, लीलियम और फ्रिटलेरिया पर की थी। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरी बात, दोहरा निषेचन आवृत बीजी पौधों में पाया जाता है। इन पौधों में दो नर युग्मक बनते हैं जो भ्रूणपोष में उपस्थित अंडकोश का द्विध्रुवीय केंद्रक से समीकरण करते हैं। याद होना चाहिए, डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन ओनली ऑन आवृत बीज यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है,
दूसरी बात, इन पौधों में 2 नरयुग्मक बनते हैं, इनके जो परागकण होता है उसमें 2 नरयुग्मक बनते हैं। उसमें एक नरयुग्मक होता है जो भ्रूणकोश में उपस्थित अंडकोश का समेकन कर लेता है, और जो दूसरा होता है वो द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पहला नरयुग्मक जो होता है अंडकोश का यानी कि अंडकोश का यन होती है उससे समेकन करता है, जिससे युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है, और जायगोट आपका डिप्लॉइड होता है। इसी क्रिया को हम सत्य निषेचन भी कहते हैं। ठीक है, अब बचा जो दूसरा नरयुग्मक क्या होता है, द्विध्रुवीय केंद्रक से समेकन करता है और भ्रूणपोष का निर्माण करता है। और भ्रूणपोष जो होता है वो त्रिगुणित, क्योंकि एक गुणित हैप्लॉइड हमारा जो परागकण था वो नरयुग्मक था वो, और द्विध्रुवीय केंद्रक डिप्लॉइड वो होते हैं, यानी कि त्रिप्लॉइड संरचना बनाती है। इस क्रिया को हम त्रिसमेकन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों हमारा है जीन विनिमय क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है। जब जो समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, सिस्टर क्रोमेटिड के बीच नहीं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच, एक के बीच अधिक खंडों के बीच हो सकता है क्रोमेटिड के एक या एक से अधिक जो खंड होते हैं उनके बीच में आदान प्रदान होता है। इस आदान प्रदान की क्रिया को ही हम जीन विनिमय कहते हैं। और वो आदान प्रदान किसका होता है, गुणसूत्रों का, समजात गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि रजोस्त्राव किसे कहते हैं। रजोस्त्राव क्या होता है बच्चों, या रजो दर्शन क्या होता है। देखिए रजोस्त्राव या रजो दर्शन क्या होता है, कोई भी मादा है, फीमेल है, उसके जीवन काल में प्रथम बार ऋतुस्राव होने को हम रजो दर्शन कहते हैं। ये 12 से 13 वर्ष की आयु में शुरू होता है, चीज आपको याद रखनी है। और आयु 1 से 2 साल डिफरेंट हो सकती है, खान पान पर भी निर्भर करती है, चीज आपको पता होना चाहिए। अगला हमारा है रजो निवृत्ति किसे कहते हैं। रजो निवृत्ति क्या होती है, ये तो रजो दर्शन थी, ये तो रजो निवृत्ति है। ठीक है, रजो निवृत्ति क्या होती है, किसी भी मादा यानी कि फीमेल के जीवन काल में आर्तव चक्र जो होता है वो स्थायी रूप से बंद हो जाता है, यानी कि रुक जाता है, उसको रजो निवृत्ति कहते हैं। ये मोस्टली 45 से 50 वर्ष की आयु में शुरू रुक जाता है, लेकिन इसमें आयु डिफरेंट हो सकती है, लेकिन जो रिटर्न है, लिखित है, वो इतनी होती है। ठीक है, बात आती है मोरूला क्या होता है। मोरूला अवस्था क्या होती है, इस पर टिप्पणी पूछी जाती है। तो मोरूला अवस्था क्या होती है, जायगोट के जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जायगोट बनता है, युग्मनज यानी कि जायगोट बनता है। उसके बाद की 16 कोष की अवस्था जो होती है, ठोस अंडकोश का जो ठोस अवस्था होती है, जो अंड वाहिनी में स्थित होती है, जो अंड वाहिनी होती है उसमें उपस्थित होती है, उसे मोरूला कहते हैं। मोरूला जो होता है ठोस गेंद के समान संरचना, ठोस गेंद के समान, देखिए गेंद के बीच में क्या होता है, खोखला, तो ठोस गेंद के समान संरचना यानी कि गोल है, जो 16 कोशिकीय होती है। और इसे जायगोट के विदलन के फलस्वरूप इसका निर्माण, जायगोट में विदलन होगा उसके बाद में इसका निर्माण होता है। ठीक है बच्चों, तो ये थे टॉप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। और भी सारे बायोलॉजी के क्वेश्चन, फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बस आपको जुड़े रहना है और हमारे साथ बने रहना और अपनी तैयारी को बेहतर और भी करते जाना है। ठीक है बच्चों, तो आई होप अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं आपको उस वीडियो का, उस डाउट का सोल्यूशन वीडियो मिलाकर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।